हेलो। कभी सोचा है एक इतना बड़ा पेड़ और एक छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म जीवाणु, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब छिपा है जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका में। आज हम इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये नन्ही सी चीज हर जीवित प्राणी की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल वही है, एक साधारण सा बैक्टीरिया और एक इतना कॉम्प्लेक्स इंसान, आखिर दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब वही है, जीवन का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, सेल यानी कोशिका। ये वो एक धागा है जो इस धरती के हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 17वीं शताब्दी से। ये वो जमाना था जब कुछ जीनियस वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ऐसी दुनिया में झांका जो हमारी आंखों से छिपी थी। माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने लाइफ का एक बिल्कुल नया लेवल खोज निकाला, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में पहले कोई कुछ भी नहीं जानता था। सेल को समझने का ये जो सफर है ना, ये सदियों पुराना है। देखिए 1670 के दशक में एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने पहली बार जिंदा सेल्स को देखा, वो भी बैक्टीरिया के रूप में, और मानो साइंस की दुनिया के लिए एक नया दरवाजा ही खोल दिया। फिर देखिए लगभग 200 साल बाद 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी की नींव रखी। और फिर 1855 में आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने बायोलॉजी की पूरी दिशा ही बदल दी। अब ये जो शुरुआती खोजें थीं, इन्हीं से जन्म हुआ एक बहुत ही पावरफुल थ्योरी का, एक ऐसा सिद्धांत जो लाइफ के रूल बुक की तरह है। ये थ्योरी हमें बताती है कि आखिर सारे जीव, चाहे वो कितने भी छोटे हों या बड़े, वो बने कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। तो श्लाइडन और श्वान ने मिलकर दो बेसिक बातें सामने रखीं। पहली कि हर जीवित चीज, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स से बना है, और दूसरी कि सेल ही जीवन की सबसे बुनियादी, मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पर यहां एक मजेदार बात है। श्वान, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट थे, मतलब जानवरों पर स्टडी करते थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल होती है। ये एक बहुत ही खास खोज थी, क्योंकि इससे पता चला कि अलग-अलग जीवों के सेल्स में भी कितने बारीक फर्क होते हैं। फिर साल आया 1855 और रुडोल्फ विर्चो ने सिर्फ 3 शब्दों में पूरी सेल थ्योरी में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ये लैटिन लाइन सेल बायोलॉजी का एक तरह से मूल मंत्र बन गई और इसने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर सेल पहले से मौजूद किसी सेल से ही पैदा होता है। सेल्स कहीं से भी, मतलब अचानक हवा में से पैदा नहीं हो जाते। वो डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है जो हमें बताता है कि जिंदगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे चलती रहती है। ठीक है, तो अब जब हम सेल थ्योरी के बेसिक समझ गए हैं, तो अब देखते हैं कि जिंदगी के दो फंडामेंटल डिजाइन्स कौन से हैं। आप इन्हें लाइफ के दो बेसिक ब्लूप्रिंट्स भी कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। इस धरती पर मौजूद हर जीव इन्हीं दो डिजाइन्स में से एक पर बना है। इन दोनों सेल्स के बीच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इनके नाम में ही छिपा है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक, इसमें प्रो का मतलब है पहले या आदिम, और कैरियन का मतलब है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, तो मतलब हुआ आदिम केंद्रक। वहीं दूसरे तरफ यूकैरियोटिक, इसमें यू का मतलब है सत्य या असली, तो ये हो गया असली केंद्रक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है, ये उनके पूरे डिजाइन का फर्क है। चलिए अब कुछ जरूरी अंतरों को करीब से देखते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब सुविकसित केंद्रक नहीं होता, और ना ही कोई झिल्ली वाले कोशिकांक यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सब कुछ बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है। यूकैरियोटिक सेल्स वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनमें एक असली न्यूक्लियस और कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं। डीएनए की बनावट भी अलग है। यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर होता है और हिस्टोन नाम के प्रोटीन पर लिपटा होता है ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर यानी वृत्ताकार होता है और उसमें हिस्टोन नहीं होते। यहां तक कि प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां यानी राइबोसोम, वो भी दोनों में अलग अलग टाइप के होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की ये जो सिंप्लिसिटी है ना, ये असल में उनका सबसे बड़ा फायदा है। सोचिए, बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं कितनी तेजी से बढ़ती हैं। उनकी ये सिंपल बनावट ही उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले कई गुना तेजी से मल्टीप्लाई करने की ताकत देती है, और यही वजह है कि कोई भी इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैलता है। चलिए
अब जरा प्रोकैरियोट्स के कुछ यूनिक फीचर्स पर नजर डालते हैं। ये इनके खास हथियार हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोइड। ये कोई असली न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म का वो एरिया है जहां उनका मेन सर्कुलर डीएनए तैरता रहता है। फिर आते हैं प्लाज्मिड्स। ये डीएनए के छोटे एक्स्ट्रा सर्कुलर टुकड़े हैं और ये कमाल के होते हैं क्योंकि अक्सर इन्हीं में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे सुपर पावर्स वाले जीन्स होते हैं। और आखिर में उनका सेल एनवेलप, जो ज्यादातर बैक्टीरिया में एक मजबूत 3 लेयर वाली प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सेल थ्योरी हर चीज पर लागू होती है? जैसा कि हर बड़ी साइंटिफिक थ्योरी के साथ होता है, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद। और इन अपवादों को समझना हमें खुद जीवन की परिभाषा पर सवाल उठाने को मजबूर कर देता है। तो ये है सेल थ्योरी के मेन एक्सेप्शंस। वायरस यानी विषाणु, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। अब ये हैं तो बायोलॉजिकल चीजें, लेकिन ये सेल से नहीं बनी हैं। सीधी सी बात है, ये सेल थ्योरी के नियमों को नहीं मानते और जिंदा और बेजान चीजों के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्सेप्शन सेल थ्योरी को गलत साबित करते हैं? असल में नहीं। देखिए, इन्हें पूरी तरह से लिविंग या जीवित नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये अपने दम पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होस्ट सेल की जरूरत होती ही है। तो ये जिंदा और बेजान के बीच की इस धुंधली सी बाउंड्री पर मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल पर। अगर पूरी जिंदगी सिर्फ इन 2 बेसिक डिजाइन्स पर ही टिकी है, तो फिर हमारी धरती पर इतनी जबरदस्त डाइवर्सिटी, इतनी विविधता कैसे है? छोटे से कीड़े से लेकर विशाल व्हेल तक सब कैसे बने? इसका जवाब छिपा है एवोल्यूशन की ताकत में, जिसने इन्हीं 2 सिंपल ब्लूप्रिंट्स को लेकर लाखों अलग-अलग रूपों में ढाल दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बायोलॉजी की खूबसूरती और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और भी गहराई से सराहने पर मजबूर करता है।